नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, विपक्षी एकता की पुरजोर कोशिश हो रही है। सभी राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष में हैं एकजुट हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को मुकाबला करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन मायावती जो बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख हैं, उनकी सियासत समझ में नहीं आ रही है और न वो विपक्षी एकता की तरफ हाथ बढ़ा रही है और न बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने की तरफ कोई सकारात्मक प्रयास कर रही है। तो सवाल उठता है कि क्या मायावती बदल गई हैं? क्या मायावती की सियासी महत्वाकांक्षा खत्म हो गई है? कभी काशीराम ने कहा था कि मायावती न सिर्फ उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी बल्कि प्रधानमंत्री भी बनेगी और देश को नई दिशा देंगी। दलितों का, अल्पसंख्यकों का, पिछड़ों का, बहुजनों का कल्याण करेंगी। लेकिन उनकी बातें कही हुई अर्धसत्य ही साबित हुई। प्रधानमंत्री तो नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जरूर पहुंची और पूर्ण बहुमत के साथ 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मायावती बन सकती हैं? और जिस तरह से अपने कद को खुद ही घटाती जा रही हैं, उनकी सियासी कद 2007 से बहुत नीचे आ गई है। सियासी कद का ग्राफ दिनों दिन घटता जा रहा है। खास करके 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव के परिणामों के बाद बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति हुई है, ऐसी स्थिति की कोई उम्मीद नहीं की जाती थी, न तो काशीराम के समय में और न उसके बाद 90 के दशक में या फिर 2004 से 2014 तक। जितनी छीछालेदर बहुजन समाज पार्टी और मायावती की भारतीय जनता पार्टी ने किया है और भारतीय जनता पार्टी ने मायावती के, पिछड़ों के, दलितों के जनाधार को हड़प लिया है, उससे तो यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनने के लिए मजबूर हो गई हैं और उस मजबूरी के पीछे भी जो कारण है वह कारण भी कोई खास नहीं है। 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और चारों बार में उन्होंने जो कमाई अर्जित की, जो धन इकट्ठा किया, यहाँ तक आरोप लगता है कि लोकसभा और विधानसभा के टिकटों के लिए भी उगाही किया उन्होंने। इतना धन इकट्ठा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी आय से अधिक धन रखने के मामले में उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। सीबीआई, ईडी, आईटी के छापे कभी भी पड़ सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से एक गुप्त समझौता कर लिया है और उस समझौते के तहत भारतीय जनता पार्टी मायावती की राजनीतिक सियासी जमीन को खिसकाती जा रही है और मायावती टुकुर टुकुर देखती है। 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिली और उस 1 सीट के लिए भी जिस शख्स ने चुनाव लड़ा वो अपनी ताकत से लड़ा। मायावती के बूते वो सीट नहीं आई थी। लेकिन अब लोकसभा चुनाव 9 महीने रह गए हैं। सियासी गहमा गहमी तेज हो गई है। सभी सत्तारूढ़ पार्टियां, एनडीए, यूपीए और विपक्षी दल सक्रिय हो गए हैं, लेकिन मायावती की सक्रियता नहीं दिखाई दे रही है। मायावती तो लगता है कि अब दलितों और बहुजनों
की भी हितैषी नहीं रह गई हैं। दलितों और बहुजनों के ऊपर कहीं कोई अत्याचार होता है तो वो उसके लिए मायावती का ट्वीट नहीं आता है, या उसके लिए मायावती उस अपराध स्थल पर नहीं पहुंचती हैं जहां पर कि अन्य दलों के नेता पहुंचते हैं। अखिलेश यादव पहुंचते हैं, जयंत चौधरी पहुंचते हैं और तमाम नेता पहुंचते हैं। तमाम नेता अपनी पार्टी की हाजिरी लगा देते हैं, लेकिन मायावती नहीं पहुंचती। अभी थोड़े दिन पहले चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर हमला होता है, गोली चलती है, लेकिन मायावती की तरफ से चुप्पी साधे रहती है। एक दलित नेता, एक उभरता हुआ नौजवान बहुजन समाज का नेता, और उसके ऊपर गोली चल जाए और मायावती की तरफ से कोई आवाज़ न आए, तो इससे ज़्यादा दुखद स्थिति क्या हो सकती है। अखिलेश यादव ने आवाज़ उठाई थी, बाकी राजनेताओं ने, कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी ने, जयंत चौधरी ने, ओम प्रकाश राजभर ने, संजय निषाद ने, स्वामी प्रसाद मौर्य ने, सब ने आवाज़ उठाई थी, लेकिन मायावती की तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठी। चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर गोली चलाने वालों के खिलाफ और चंद्रशेखर के प्रति कोई संवेदना नहीं व्यक्त किया। ऐसे में क्या कहा जाए कि चार बार मुख्यमंत्री रहने वाली मायावती क्या दलितों की हितैषी रह गई हैं? क्या बहुजनों के साथ उनकी वही हमदर्दी आज भी है जो पहले थी? बिल्कुल नहीं। मायावती बिल्कुल बदल गई हैं और मायावती की राजनीतिक सियासी महत्वाकांक्षा भी खत्म हो गई है। और मायावती को भारतीय जनता पार्टी ने जिस मुकाम पर ला करके खड़ा कर दिया है, अगर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन करके रहेंगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में एक विपक्ष की कारगर भूमिका नहीं निभाएंगी, तो उनका जनाधार, उनका मत प्रतिशत और घट जाएगा। 2024 के उत्तर प्रदेश चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 10% की कमी हुई है, जो उनका वोट बैंक माना जाता था, जिस पर उनका जनाधार माना जाता था, कि 22% दलितों का पूरा वोट मायावती को मिलता था। और सारे दलित, अति पिछड़े, उसमें पिछड़े भी शामिल थे, मुस्लिम, 22% से कहीं ज़्यादा बैठते थे। जब 2007 में मायावती की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, माफ कीजिएगा, तो लगभग 33-34% वोट इन्हें मिले थे। और इसमें सभी के वोट थे, कुछ वोट ब्राह्मणों के भी थे। लेकिन ब्राह्मणों के वोट को, ब्राह्मणों के जनाधार को बढ़ाने के चक्कर में इन्होंने जिस तरह से दलितों का वोट खोया है, पिछड़ों का वोट खोया है, मुस्लिमों का वोट खोया है, वह भी चौंकाने वाली बात है। मायावती को अंदाजा ही नहीं लग पाया कि जिस अम्बेडकरवाद को लेकर के, जिस दलित और बहुजन समाज की नुमाइंदगी करने के लिए कांशीराम ने उन्हें सेट किया था, उसको भूल करके वो कमंडल उठा लेंगी, हर हर महादेव के नारे लगाएंगी और त्रिशूल लेकर के चलेंगी, डमरू बजाएंगी। तो 5% वोटों के लिए, 5% ब्राह्मण वोटों के लिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन एक तरफ ये 5% वोट साधती हैं और वो 5% मिलता भी नहीं है, और दूसरी तरफ दलितों का 10% वोट खिसक जाता है 2022 के चुनाव में। तो अगर मायावती डरती रहेंगी भारतीय जनता पार्टी से, मोदी और शाह के ईडी, आईटी और सीबीआई से, तो उनकी राजनीतिक ही खत्म हो जाएगी। जो उनके पास 12% वोट बचे हैं, उसे भी अखिलेश, कांग्रेस और बीजेपी हड़प लेगी और मायावती की राजनीति ही खत्म हो जाएगी। मायावती को चाहिए कि बहुजनों के हित में, दलितों के हित में उठ करके खड़ी हों और 80 के दशक की मायावती बन जाएं। जिस समय कांशीराम ने मायावती को राजनीति में लाया, उस समय ये आईएएस की तैयारी कर रही थी।
लेकिन कांशीराम ने कहा कि बेटी चलो हमारे साथ, राजनीति में आओ, दलितों की बहुजनों की राजनीति करो, तुम्हारे आगे पीछे आईएएस पीसीएस टहलेंगे। जो इस आईएएस की तैयारी कर रही हो, जो आईएएस बनना चाहती वो बन जाओगी, तब भी तुम्हारे हाथ में वो अधिकार नहीं होगा जो एक महत्वाकांक्षी और समाज का हित देखने वाली बहुजन समाज की एक युवा लड़की के हाथ में होना चाहिए। और इन्होंने आईएएस की तैयारी ठप करके अध्यापकी को छोड़ करके कांशीराम के साथ निकल ली, और कांशीराम ने जिस मुकाम तक इन्हें पहुंचाया, अपने जीते जी लगभग उनके मौत का कुछ समय बाकी रह गया था, उस समय ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पूर्ण बहुमत के साथ बनती हैं 2007 में। लेकिन उनका प्रधानमंत्री बनाने का सपना साकार नहीं हो सका था। और जिस तरह से 2007 में इनका आत्मविश्वास बढ़ा था, और जिस तरह से इन्होंने अखिलेश यादव, भारतीय जनता पार्टी और तमाम छोटी पार्टियों को छोड़ करके आगे बढ़ी थी, और हर समाज के लोगों ने इनका साथ दिया था, उससे यही उम्मीद की गई थी कि मायावती निश्चित रूप से जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन सकती हैं तो भारत की प्रधानमंत्री भी बन सकती हैं। इस प्रदेश ने कई प्रधानमंत्री दिया है देश को, और अगली प्रधानमंत्री मायावती होंगी। लेकिन वह सपना धरा का धरा रह गया। कांशीराम का भी, मायावती का भी, और बहुजन समाज, दलित समाज का भी सपना धरा का धरा रह गया। आज मायावती की स्थिति ये है कि अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति जो कमाई हुई है उन्होंने रिश्वत के रूप में वैध अवैध ढंग से, उसे बचाने के लिए उनके भाई के ऊपर जितने मुकदमे हैं उससे निजात पाने के लिए चुप है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती हैं, और कभी आवाज़ उठाती हैं तो वो पिछड़ों के नेता अखिलेश के ऊपर आवाज़ उठाती हैं, कांग्रेस के को बुरा भला कहती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा नहीं करती हैं, भारतीय जनता पार्टी की सराहना करती हैं, और भारतीय जनता पार्टी की असलियत, उनकी पोल को खोलने में, उनकी मनवादी मानसिकता को उजागर करने में चूक जाती हैं मायावती। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है आज, न सिर्फ मायावती के सामने बल्कि विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की एनसीपी हो, चाहे वो बिहार की राष्ट्रीय जनता दल जदयू हो, कोई भी पार्टी विपक्ष की ऐसी बची नहीं हुई है जिसके खिलाफ सीबीआई, ईडी, आईटी के सम्मन नहीं पहुंच रहे हो, और वहां पर ईडी उनको पहुंच करके उन्हें डरवा नहीं रही हो और उन्हें जेलों में ठूस नहीं रही हो। हर पार्टियों के साथ ये काम हो रहा है, सिर्फ मायावती के साथ ही नहीं हो रहा है। मायावती को तो डरवा दिया गया है और डर गई है। लेकिन मायावती को सोचना चाहिए कि तेजस्वी यादव जिस निडरता के साथ सीबीआई, ईडी, आईटी का सामना कर रहे हैं, लालू यादव जिस तरह से सामना कर रहे हैं, नीतीश कुमार और बिहार के तमाम नेता जिस तरह से सीबीआई, ईडी, आईटी का सामना कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी के सामने घुटने नहीं टेक रहे हैं। आम आदमी पार्टी सामना कर रही है, उसके 2-2 मंत्रियों को जेल में डाल दिया गया है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी हिम्मत नहीं हार रही है। डर के आगे जीत है। अगर डर के आगे जीत का मादा नहीं होगा तो डर के आगे इतनी हार होगी कि फिर से अपनी खोई हुई जमीन भी मायावती नहीं पा सकेंगी। और ये 2024 का लोकसभा चुनाव मायावती के लिए वरदान भी साबित हो सकता है और अभिशाप भी साबित हो सकता है। अभिशाप इस रूप में साबित होगा कि जो 12% मत प्रतिशत पिछड़ों का, दलितों का उनके नाम अभी है, यह भी खत्म हो जाएगा अगर वो कांग्रेस के साथ नहीं आती हैं, अगर वो विपक्ष के साथ नहीं आती हैं। और अगर डरती रहेंगी और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन करके रहेंगी, भारतीय जनता पार्टी की सराहना करेंगी, विपक्ष की अवहेलना करेंगी, विपक्ष को भला बुरा कहेंगी, विपक्ष की आलोचना करेंगी, तो मायावती की
राजनीति ही खत्म हो जाएगी 2024 के बाद। तो मायावती को अभी क्या करना चाहिए, मायावती को इस पर सोचना चाहिए। अगर अभी नहीं तो जब चुनाव आयोग लोग 2024 लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू कर दे तो उसके बाद सीबीआई, ईडी, आईटी काम नहीं कर पाएगा। उस समय वो कांग्रेस के साथ आ जाएं और कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव आ रहे हैं। इसका संकेत पटना में मिल गया है, पटना गए थे और 16-17 जुलाई को बंगलौर में मीटिंग होने जा रही, वहाँ भी अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और 24 पार्टियों के नेता इकट्ठा हो रहे हैं। पटना में तो सिर्फ 15 पार्टियां इकट्ठा हुई थी, लेकिन बंगलौर के अधिवेशन में, बंगलौर की बैठक में 24 पार्टियां इकट्ठा हो रही हैं और वहाँ पर खड़गे भी जा रहे हैं, राहुल गांधी भी जा रहे हैं और सोनिया गांधी भी जा रही हैं और बाकी पार्टियां जो पटना नहीं पहुंच सकी थी विपक्ष की, वो भी जा रही हैं। मायावती को भी सोचना चाहिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी से डरती रहेंगी और विपक्ष का साथ नहीं देंगी तो बहुत बुरे परिणाम उनको देखने पड़ेंगे। शायद इतने बुरे परिणाम जिंदगी में कभी नहीं देखा हुआ होगा मायावती ने। तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनने से बचें और मनुवाद से बचें। मनुवाद से उन्हें क्या मिला? 5% वोट जो ब्राह्मणों का है वो भी नहीं मिल सका। दलितों का वोट, बहुजनों का वोट जो 22% था वो भी खिसक करके 12% रह गया। इसलिए वो सोचें, जो उनकी मूल विचारधारा है अम्बेडकरवाद की, अम्बेडकरवाद पर चलें और दहाड़ करके मनुवाद की धज्जियां उड़ाएं, मनुवाद की पोल खोलें जैसे कि पहले खोला करती थी। तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, शुरुआती के दौर के ये नारे थे। लेकिन आज जय श्री राम, हर हर महादेव, त्रिशूल, डमरू इसमें उलझ गई है। तो आपको मालूम है कि 33 करोड़ देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश आपका कल्याण नहीं करने वाले हैं या किसी का कल्याण नहीं करने वाले हैं। ये काल्पनिक हैं। हमारे महापुरुषों ने हमें बताया है, पेरियार से लेकर के अंबेडकर तक ने, कि इन काल्पनिक ईश्वर के प्रति जब श्रद्धा जब तक रहेगी तब तक गुलामी बनी रहेगी, अस्पृश्यता में डूबे रहोगे, छुआछूत हावी रहेगा। और जब इनका भय त्याग करके आगे निकलोगे और अपने उद्धार के बारे में, अपने उत्थान के बारे में सोचोगे, तभी आगे बढ़ सकते हो। ये 33 करोड़ देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश किसी काम के नहीं हैं। इस बात को मायावती भली भांति समझती भी हैं, लेकिन फिर भी वो 5% वोट के लिए डमरू बजाती हैं, त्रिशूल लेके चलती हैं, हर हर महादेव के नारे लगाती हैं। तो इससे उन्हें बचना चाहिए, विपक्ष में शामिल होना चाहिए, विपक्ष के गठबंधन का एक हिस्सा बनना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीटें 80 सीटें हैं और इन्हीं 80 सीटों में से 3/4 से ज़्यादा सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाती है। अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ध्वस्त कर दिया जाए, और कोई मुश्किल काम भी नहीं है, कांग्रेस और अखिलेश यादव के साथ मिल करके अगर सीटों का बंटवारा ढंग से किया जाए, चुनावी रणनीति बनाई जाए, तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में धूल चटाई जा सकती है। महाराष्ट्र में उसने अपनी जमीन अपने आप खराब कर दी है। वहाँ पर 48 सीटें हैं, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को 41 सीटें मिली थी शिवसेना के साथ 2019 में, 48 में 41 और उत्तर प्रदेश में 80 में 62, और इन्हीं सीटों के बदौलत उसे भारी बहुमत मिला। तो महाराष्ट्र भी जा रहा है उसका इस बार। और अगर मायावती उठ करके खड़ी हो जाए और बीजेपी को ललकारें और विपक्ष में शामिल होकर के, कांग्रेस के गठबंधन में शामिल हो करके अगर गठबंधन का हिस्सा बन जाए, तो निश्चित रूप से इनकी खोई हुई ज़मीन भी इन्हें मिल जाएगी। और जब गठबंधन की सरकार बनेगी
तो उसमें केंद्र स्तर पर इन्हें प्रधानमंत्री तो नहीं लेकिन मंत्री की कुर्सी जरूर मिल सकती है। फैसला मायावती के हाथ में है। सोनिया गांधी, कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि मायावती गठबंधन के साथ आ जाएं, विपक्ष के साथ आ जाएं और बंगलौर के बैठक में भी आएं। लेकिन मायावती क्या सोचती हैं, उनके विचारधारा क्या चल रही है, इसे तो वही जाने। लेकिन अब समय आ गया है कि मायावती को भारतीय जनता पार्टी से डर त्याग करके, और जिस तरह से उन्होंने 2007 में निडरता पूर्वक चुनाव लड़ा था और पिछड़ों को, दलितों को, बहुजनों को एकजुट किया था, वही काम फिर से करें और इनकी खोई हुई जमीन भी मिल जाएगी, इन्हें मंत्री पद भी मिल जाएगा और दलितों का, बहुजनों का, खास करके जाटो समाज का सीना भी चौड़ा होगा, जो आज मायावती से रूठे हुए हैं, जो मायावती को वोट नहीं देना चाहते हैं मायावती की कारगुजारियों की वजह से। तो जिस तरह से मल्लिकार्जुन का प्रवेश उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश से ही चुनाव लड़ेंगे। और अगर राहुल गांधी के ऊपर जो मुकदमे चल रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिलती है सुप्रीम कोर्ट में भी, तो राहुल गांधी न तो चुनाव लड़ सकेंगे और जब चुनाव नहीं लड़ सकेंगे तो प्रधानमंत्री भी नहीं बन सकते हैं। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी के बाद अगर कोई नेता कांग्रेस में है तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समाज से आते हैं और वो अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं उत्तर प्रदेश से, तो यहाँ का दलित समाज मायावती को छोड़ करके मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ चला जाएगा और उस समय ही मायावती की जमीन खिसक जाएगी। हम ये नहीं कहते हैं कि पूरा 22% वोट प्रतिशत, अब तो वैसे 12% ही रह गया है, पूरा 12% मल्लिकार्जुन खड़गे को वोट मिलेगा। लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कि दलित समाज के लोग जब देखेंगे कि हमारा प्रतिनिधि प्रधानमंत्री बनने जा रहा है तो निश्चित रूप से मायावती का मोह छोड़ करके कांग्रेस को वोट देना पसंद करेंगे। मुस्लिम समाज पूरा का पूरा कांग्रेस और अखिलेश यादव के साथ जा रहा है। मुस्लिम समाज का वोट प्रतिशत लगभग 20% है, तो 20% ये और 22% दलितों का वोट और पिछड़ी जातियों का भी वोट निश्चित रूप से ओबीसी जनगणना को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खफा है, पिछड़ी जातियां खफा हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलने वाला है और मायावती का वोट काट करके अखिलेश यादव अगर पिछड़ी जातियों के नेता हैं तो पिछड़ी जाति में जो क्रीमी लेयर आते हैं या जो ऊंची हस्ती वाले हैं, आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी है, खाते पीते जो लोग हैं, उन्हीं के नेता हैं अखिलेश यादव। अति पिछड़ी जातियां, जो गरीब जातियां, जो बीपीएल में आती हैं, उनके नेता अखिलेश यादव नहीं हैं और उन्हें साध लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। इसी तरह से पसमानदा मुसलमानों को भी साध लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए उनके मुस्लिम आधार को, पसमानदा मुस्लिम समाज को समझाना होगा और अति पिछड़ी जातियों को जो बीपीएल के नीचे आती हैं, जिनको 5 किलो राशन मिल रहा है, उनको भी साधना पड़ेगा। तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दिया जा सकता है। और इस काम में अगर मायावती नहीं आएंगी कांग्रेस के साथ, अखिलेश यादव के साथ, तो ये संभव नहीं हो पाएगा, ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। अंत में 3 सवाल। पहला सवाल ये है कि कांशीराम ने प्रधानमंत्री पद तक के लिए उम्मीद किया था मायावती से और उनके अंतिम काल में, कांशीराम के अंतिम दिनों में मायावती ने उनके सपनों को साकार करने जैसा काम किया था और 2007 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई थी। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बनने का उनका नंबर था। और आपको याद होना चाहिए कि 2019 में मायावती ने मांग किया था कि अगला प्रधानमंत्री किसी दलित महिला को बनाया जाए। दलित महिला कौन हो सकता है? खुद हो सकती है।
तो उनकी इस मांग को खारिज कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने और उस समय की सियासी पार्टियों ने। लेकिन मायावती अगर अपने को मजबूत स्थिति में लाई होती तो शायद उनकी बात को सुनी जाती। तो पहला सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री पद तक कभी पहुंच सकेंगी मायावती? अगर वो अंबेडकरवाद से हट जाती हैं, अगर वो दलित आंदोलन से हट जाती हैं और मनुवादी बन जाती हैं तो बिल्कुल नहीं प्रधानमंत्री बन सकती हैं। 5% ब्राह्मण वोट उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने देगा। राष्ट्रपति जरूर बन सकती थी और इन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान ऑफर भी दिया गया था कि अगला राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हो जाइए और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिताइए। इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया था, उसी तरह से जिस तरह से कभी कांशीराम ने खारिज किया था राष्ट्रपति पद को। अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी कांशीराम को ऑफर दिया था कि आपको राष्ट्रपति बना दिया जाए तो कैसा होगा। कांशीराम ने खारिज कर दिया था, अटल बिहारी की बात को नहीं माना था और कहा था अगर बनाना चाहते हो तो आप मुझे प्रधानमंत्री बनाइए, हम प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। तो कांशीराम की तर्ज पर मायावती ने भी खारिज कर दिया था 2022 में, जब ये बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठने लगी थी कि भारतीय जनता पार्टी को जिताइए और उसके एवज में राष्ट्रपति का पद लीजिए। बहरहाल राष्ट्रपति का पद द्रौपदी मुर्मू आदिवासी को दे दिया गया और मायावती कहीं की नहीं हुई और उनकी स्थिति जो हो गई है और जिस तरह से राजनीतिक सियासी शून्यता आ गई है उनके अंदर, उसे हर कोई जानता है और हर कोई देख रहा है। लेकिन इस शून्यता को भरने के लिए मायावती क्या कर रही हैं यह तो वही जाने। लेकिन इतना ज़रूर है कि एक विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से हम उन्हें कहेंगे कि डर के आगे जीत है। आम आदमी पार्टी की तरह, राष्ट्रीय जनता दल की तरह लड़िए भारतीय जनता पार्टी से, उसकी बंदर घुड़की से मत डरिए। बंदर डरवाता जरूर है लेकिन वो हमला नहीं करता है, वही बंदर भारतीय जनता पार्टी है। और दूसरा सवाल ये है कि दलितों बहुजनों की सर्वमान्य नेता के रूप में उभरी मायावती क्या दलित आइकॉन बनी रह पाएंगी या फिर कोई दूसरा शख्स आकर के दलित आइकॉन बन जाएगा, दलितों का मसीहा बन जाएगा और मायावती देखती रह जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव मायावती के लिए वरदान भी साबित होंगे, अभिशाप भी साबित होंगे। अब वो वरदान चाहती हैं या अभिशाप चाहती हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। तीसरा सवाल ये है कि अंबेडकरवादी विचारधारा रखने वाली मायावती जो राजनीति की बुलंदियां छूना चाहती थी, प्रधानमंत्री बनना चाहती थी और उनके खून में भी अंबेडकरवाद है, उनके संस्कारों में भी अंबेडकरवाद है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या वो अंबेडकरवाद कहीं लुप्त हो गया है? जय भीम नमो बुद्धाय के नारे कहीं लुप्त हो गए हैं, कहीं खो गए हैं? क्या वैसी विचारधारा मायावती में वापस लौट सकती है या नहीं लौट सकती है? अगर नहीं लौटेगी तो मायावती भारत के सियासी मानचित्र से गायब हो जाएंगी और बहुजन समाज पार्टी का खात्मा हो जाएगा। मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी क्या सोच रही है और उसका सियासी उपलब्धियां हासिल करने के लिए क्या एजेंडा है? उत्तर प्रदेश 80 सीटों वाला राज्य और मायावती की खामोशी क्या साबित करती है, इसे आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। बीएसपी का हाथी किस करवट बैठेगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी जा सकती हैं और कांग्रेस के पक्ष में भी आ सकती हैं। अगर डर को त्याग देंगी तो कांग्रेस के पक्ष में आ जाएंगी और पहले जैसे डरी रहेंगी तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगी तो मायावती नहीं रह जाएंगी बल्कि सियासी बियाबान में खो जाएंगी और इनकी
नेतागिरी ही खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।